अनधिकृत निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 संस्थाओं को 6 महीने के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंध कर दिया है। उसके साथ ही सेबी ने इन संस्थाओं को 3 महीने के भीतर ऐसी सेवाओं के जरिए निवेशकों के लिए गए पैसे वापस करने का निर्देश भी दिया है। सेबी द्वारा प्रतिबंधित की गई संस्थाएं कोर्स वर्क फोकस, कैपिटल रिसर्च, कई प्रेस शामिल है। 2 अलग अलग आदेशों में सेबी ने पाया कि ये संस्थाएं सेबी का पंजीकरण प्राप्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में बढ़ते जा रहे कोरोना केसों को लेकर राज्यों और यूटीएस के स्वास्थ्य मंत्रियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में बढ़ते जा रहे कोरोना केसों को लेकर बैठक की। उन्होंने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि हमें सतर्कता रखना जरूरी है और अनावश्यक भय भी नहीं फैलाना है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से निवेदन किया कि वो अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करें। इस दौरान उन्होंने 10वीं और 11वीं अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल कराने की बात कही। उसके साथ ही उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अस्पतालों का दौरा करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की बसपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। यूपी में क्या होगी तोड़जोड़ की राजनीति, देखते इस रिपोर्ट में। यूपी में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ट्वीट कर बताया था कि बीते दिनों बसपा और सपा का गठबंधन क्यों टूटा। सपा सूत्रों के मुताबिक मायावती ने परोक्ष रूप से कहा कि अगर सपा अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराती है तो वह हाथ मिलाने को तैयार है। बसपा को 2019 में जीती गई 11 लोकसभा सीटों पर सपा की जीत की जरूरत है, इसलिए मायावती गठबंधन के लिए उत्सुक है। उधर अखिलेश यादव ने रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। अखिलेश ने काशीराम की तारीफ करते हुए कहा कि समाजवादी आंदोलन मेरे पिता मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। भीमराव अंबेडकर और काशीराम द्वारा अपनाए गए आंदोलन के समकक्ष थे। अखिलेश ने याद किया कि काशीराम ने 1991 में यादव परिवार के गृह निर्वाचन क्षेत्र इटावा से पहला लोकसभा चुनाव जीता था और तब एक नई राजनीति शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी में वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर जमकर नोकझोंक हुई थी। उद्धव ठाकरे ने तो राहुल गांधी को चेतावनी भी दे दी थी। अब इस मामले में कांग्रेस ने तय किया है कि वो सावरकर का मुद्दा नहीं उठाएगी। शरद पवार भी सावरकर की तारीफ कर चुके हैं। महाराष्ट्र में दिग्गज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पार्टी VD सावरकर के मुद्दे को नहीं उठाने पर सहमत हो गई है। 3 महाविकास आघाड़ी के सहयोगी सावरकर पर अलग अलग विचार रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई के बारे में फैसला करने दे, इसमें खेद की कोई बात नहीं है। हम असहमत होने पर सहमत हुए और इस मुद्दे को नहीं उठाने पर सहमत हुए क्योंकि हमारे सहयोगी सावरकर पर अलग अलग विचार रखते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा पिछले महीने एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर किया शाब्दिक हमला। क्या कहा किरण कुमार ने, देखते इस रिपोर्ट में। अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। घटनाक्रम से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता रहे रेड्डी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र भेज दिया था। पार्टी ज्वाइन करने के तुरंत बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस को संबोधित करते हुए किरण ने कहा, कांग्रेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी राज्य दर राज्य टूट रही है। यह एक राज्य की बात नहीं, लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। कांग्रेस पार्टी लोगों के मत को नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस पार्टी न तो विश्लेषण कर रही है कि गलती क्या है और न ही वे सही करना चाहते हैं। वह यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और देश की जनता सहित बाकी सब गलत। इसी विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। 1931 के बाद 2011 में यूपीए सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। बताया गया कि इसमें काफी सारी खामियां थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। वहीं उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। कांग्रेस जहां इसे बदले की भावना बता रही है, वहीं तमाम बीजेपी नेताओं ने सरकार के बचाव में उतरकर कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया था। क्या है ये जातिगत जनगणना का पूरा विवाद और क्यों सरकार इससे साफ इनकार कर रही है? आइए इसे समझते हैं। राहुल की सजा मामले पर जमकर राजनीति शुरू हो गई और कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री और प्रवक्ता सामने आए और कहा कि ओबीसी समाज और पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने इसे ओबीसी बनाम राहुल गांधी बनाने पर पूरा जोर लगा दिया। बता दें कि 1931 के बाद 2011 में यूपीए सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पटेल को गुजरात पुलिस अतीक अहमद की तरह सड़क मार्ग से अहमदाबाद ले जाएगी। उसके बाद उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। पीएम को अफसर बताकर घाटी में Z+ की सुरक्षा में घूमने वाला गिरफ्तार ठग किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सौंप दिया है। कश्मीर पुलिस ने 1 महीने पहले श्रीनगर के होटल से किरण को गिरफ्तार किया था। पटेल पर अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक पीएमओ का फर्जी अफसर बताकर जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ गोपनीय मीटिंग करने का आरोप है। किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। गुजरात पुलिस की कार्यवाही के बाद कश्मीर पुलिस उस पर आगे की कार्यवाही करेगी। किरण जम्मू कश्मीर में कैसे ठगी के जरिए अपना रसूख कायम कर रहा था, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि किरण को बिना लिखित सुरक्षा किसने दी, इसकी भी जांच कराई जा रही है। किरण को सुरक्षा किसने दी और कश्मीर में पीएमओ के फर्जी अधिकारी बनने के पीछे क्या मकसद था, सब बातों का खुलासा आने वाले समय में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अमृतपाल सिंह आज करेगा सरेंडर? चर्चाओं पर पंजाब पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया पहला बयान। क्या कहा पंजाब पुलिस ने, आइए देखते हैं। भगोड़े अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की खबरों के बीच अब पंजाब पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पुलिस ने अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो इस तरह की अफवाहों और फर्जी खबरों पर विश्वास ना करे। पंजाब पुलिस की तरफ से एक ट्वीट में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी खबर साझा करने से पहले उसके तथ्य की जांच करे, अफवाहें और फर्जी खबरें न फैलाए। आपको बता दें कि वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है। उस दिन से पंजाब पुलिस उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। इन अटकलों के बीच कट्टरपंथी उपदेशक के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आत्मसमर्पण करने की संभावना बताई गई थी। पुलिस उपायुक्त ने कहा था कि अगर अमृतपाल आत्मसमर्पण करना चाहता है तो हम कानून के अनुसार ऐसा करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। बात करें तो मुंबई में बीएमसी ने कार्यवाही करते हुए एक अवैध फिल्म स्टूडियो पर बुलडोजर चला दिया है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई नगर निगम ने मुंबई के मध्य मार्वे इलाके में एक अवैध रूप से निर्मित फिल्म स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया। अदालत के आदेश के बाद अवैध संपत्ति को ढहाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बृहद मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें अवैध मानते हुए एक आदेश पारित करने के बाद मुंबई के मध्य मार्वे क्षेत्र में फिल्म स्टूडियो को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इन स्टूडियोज ने अनुमतियों का गलत इस्तेमाल किया और अस्थायी के बजाय स्थायी ढांचे का निर्माण किया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्हें पता था कि संरचनाएं अवैध थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अस्थायी ढांचों के नाम पर अवैध अनुमति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च रहा था। उससे पहले ठीक इतनी ही गर्मी 2017, 2019 और 2020 में भी दर्ज की गई थी। देखते इस रिपोर्ट में। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च था। इससे पहले ठीक इतनी ही गर्मी 2017, 2019 और 2020 में भी दर्ज की गई थी। यूरोपीय संघ की जलवायु संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक इसी मार्च में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी और केंद्रीय यूरोप में तापमान औसत से ऊपर था और उत्तरीय यूरोप के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से नीचे था। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में तापमान बढ़ता जा रहा है।
मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि 3 से 4 दशकों में ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान सबसे ठंडे तापमानों में गिने जाएंगे। अगर धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जन जल्द ही कम कर दिए जाए तो भी ऐसा होने से रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।